एकदम शांत और नेचुरल तरीके से ज़िंदगी जीने की बात करता है। आज हम बात कर रहे हैं लाओत्सो की, और इन्हें लाओजी भी कहा जाता है, जो ताओइज़्म के फाउंडर माने जाते हैं। लाओत्सो की फ़िलॉसफ़ी जो ताओ ते चिंग में मिलती है, एक ऐसी किताब है जो दुनिया भर में लोगों ने पढ़ रखी है, और जिसे कई स्कॉलर्स, थिंकर्स और फिलोसफर्स ने अपने जीवन में और कामों में समझने की कोशिश की है। आज हम उनकी टीचिंग्स का जीवन और ताओइज़्म को समझेंगे जो उन्होंने दुनिया को दिया। लाओत्से एक एंशिएंट चाइनीज फिलोसोफर थे जो ट्रेडिशनल तौर पर 6th सेंचुरी BC के टाइम के माने जाते हैं। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाओत्सो का जीवन थोड़ा मिस्टीरियस है। कुछ लोग यह तो कहते हैं कि वह एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक सिंबॉलिक फिगर थे, लेकिन ट्रेडिशनल उन्हें ताओइज़्म का फाउंडर माना जाता है। लाओत्सो ने एक ऐसी फिलॉसफी को जन्म दिया जो दुनिया के नेचुरल फ्लो के साथ चलने की बात करती है। वह कहते हैं कि ज़िंदगी के नेचुरल ऑर्डर को समझना और उसके साथ चलना ही हमारा काम है। इस फिलॉसफी का सबसे बड़ा टेक्स्ट है ताओ ते चिंग, जो एक छोटी सी किताब है, मगर इसमें इतनी गहराई है कि आज तक लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ताओ ते चिंग लाओत्सो की सबसे प्रमुख रचना है, जिसे वर्ल्ड लिटरेचर में एक टाइमलेस क्लासिक माना जाता है। यह किताब लगभग 81 छोटे छोटे वर्सेस में लिखी गई है, जो हमारी ज़िंदगी, प्रकृति और समाज को एक नया तरीके से समझाती है। यह किताब सिर्फ एक फिलोसॉफिकल गाइड नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल पाथ है जो आपको शांति और बैलेंस की ओर ले जाता है। यह किताब आज भी रिलेवेंट है, क्योंकि लाओत्सो ने इसमें जो बातें कही हैं वह हमारी मॉडर्न दुनिया में भी उतनी ही सही बैठती हैं। लाओत्सो के जीवन के बारे में हिस्ट्री में बहुत अनसर्टेनिटीज। एक हिस्टोरिकल फिगर थे, लेकिन उनके जीवन के कई एस्पेक्ट्स क्लियर नहीं हैं। यह कहा जाता है कि लाओत्सो डायनेस्टी के टाइम पर जीते थे, जो चाइना के सबसे पुरानी डायनेस्टीज में एक है, और इस दौर में चीन में पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट चल रहा था। बहुत से थिंकर्स और फिलोसोफर जैसे कन्फ्यूशियस इस टाइम पर अपने आइडियाज़ और सिस्टम्स को डेवलप कर रहे थे ताकि सोसाइटी में पीस और ऑर्डर आ सके। लाओत्सो का अप्रोच थोड़ा अलग था। उन्होंने एक पैसिव नेचुरल अप्रोच की बात की, जो ज़िंदगी और यूनिवर्स के फ्लो के साथ चलने का उपदेश देती है। लाओत्सो के जीवन के साथ कई लेजेंड्स जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उन्हें एक मिथिकल फिगर बना दिया। एक कहानी के अनुसार लाओत्सो का जन्म एक 80 साल के वृद्ध के रूप में हुआ था। यह सिंबल था उनके विजडम का, जो जन्म से ही उनके पास थी। ऐसा माना जाता है कि वो जो डायनेस्टी के रॉयल लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन थे, जहाँ उन्होंने अपने विचार को डेवलप किया। एक और फेमस कहानी उनके मिस्टीरियस डिसअपीयर्ड में को नहीं समझा सके रहे, तो वह चीन के वेस्टर्न बॉर्डर की ओर चले गए। वहाँ तक
गेट कीपर ने उनसे कहा कि जाने से पहले अपने विचार लिख दें। इस पर उन्होंने ताओ ते चिंग लिखा और फिर वह निकल गए और कभी वापस नहीं आए। यह एक डिस्पीटर है। इसका मतलब यह था कि कभी कभी हमें अपने विचार को वर्ड के हवाले करके लेटिंग गो की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो ताओइज्म का एक की प्रिंसिपल भी है। लाओत्सो का डिसअपियरिंग है कि हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए बल्कि नेचुरल फ्लो के साथ चलना चाहिए। ताओइज्म बल्कि नेचुरल फ्लो के साथ चलना चाहिए। ताओ ते चिंग लाओत्सो की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध किताब है। यह किताब सिर्फ 5000 शब्दों में लिखी गई है और इसमें 81 छोटी छोटी वर्सेस या चैप्टर्स हैं। हर एक वर्स में ज्ञान का एक ओशियन छुपा हुआ है। इस किताब में लाओत्सो ने जिंदगी का असली अर्थ समझाने की कोशिश की है। इसमें ताओ और बवे जैसे कॉन्सेप्ट को गहराई से बयां किया गया है। इस किताब की खास बात यह है कि हर रीडर के लिए यह किताब अलग हो सकती है। मतलब हर व्यक्ति अपने हिसाब से इसमें कुछ नया समझ सकता है। ताओ ते चिंग को टाइमलेस क्लासिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वह सिर्फ पुराने समय के लिए नहीं बल्कि आज के मॉडर्न दुनिया में भी एप्लीकेबल है। आज भी लोग इस किताब को स्पिरिचुअल गाइड की तरह यूज करते हैं। लाओत्से के विचारों में सिटी है, मगर उनके कॉन्सेप्ट इतने गहरे हैं कि आप जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना ही नया पाएंगे। ताओ ते चिंग का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ताओ ता का मतलब है दबे यानी प्रकृति का नेचुरल ऑर्डर या एक ऐसी फोर्स है जो यूनिवर्स के हर काम को चलाती है। आप इसे एक फ्लोइंग रिवर की तरह समझ सकते हैं जो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज़ को अपने फ्लो में लेती है। ताओ एक इनविजिबल और इनटेंजिबल फोर्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है बल्कि हम सब उसी के कंट्रोल में हैं। लाओत्सो कहते हैं कि ज़िंदगी का असली सुख तब मिलता है जब हम इस ताओ के फ्लो के साथ चले, ना कि उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करें। अगर आप ताओ के साथ हार्मोनाइज करते हैं तो आपको ज़िंदगी में रेजिस्टेंस कम मिलेगा और आप शांति व सुख के साथ जी पाएंगे। यह आइडिया समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर एक बात समझ में आ जाए तो आप ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखने लगेंगे। ताओ ते चिंग का दूसरा की कॉन्सेप्ट है बवे। बवे का मतलब है एफर्टलेस एक्शन या एक्शन विदाउट फोर्स। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ काम ना करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो भी काम करें वह बिना अननेसेसरी एफर्ट के हो। यानी जब हम किसी चीज़ को जोर ज़बरदस्ती से नहीं करते तो हम नेचुरली ज़िंदगी के फ्लो के साथ चल रहे होते हैं। लाओत्से इस कॉन्सेप्ट के थ्रू यह मैसेज देते हैं कि हम जब ज़िंदगी में चीज़ों को फोर्स नहीं करते तो वह अपनी नेचुरल जगह पर आ जाती है। अगर हम अननेसेसरी स्ट्रेस कॉम्प्लेक्स को साइड कर दें तो
ज़िंदगी में शांति और बैलेंस पाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ताओइज़्म में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन और यांग का। लाओत्से कहते हैं कि दुनिया का हर चीज़ ड्यूलिटीज है, अपोजिट फोर्सेस जो मिलकर एक पूरी पिक्चर बनाते हैं। यह आइडिया हमें बताता है कि ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में बैलेंस होना चाहिए, जैसे दिन और रात, लाइट और डार्कनेस, मेल और फीमेल। यह सब अपोजिट हैं, लेकिन इनके बीच का बैलेंस ही लाइफ को पूरा बनाता है। लाओत्से के यन और यांग के थ्रू ज़िंदगी के कंस्ट्रक्शन को समझाया है। मतलब यह नहीं है कि एक चीज़ अच्छी है और दूसरी बुरी, दोनों मिलकर एक नेचुरल साइकिल को बनाते हैं, और इस साइकिल में ही ज़िंदगी का एसेंस छुपा है। जिसे रात के बिना हम दिन की इम्पोर्टेंस नहीं समझ सकते, उसी तरह दुख के बिना सुख का असर नहीं समझ सकते। लाओत्से का एक और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उनके थॉट्स ऑन लीडरशिप। लाओत्से कहते हैं कि सबसे अच्छे नेता वो होते हैं जिनकी प्रेजेंस लोगों को हार्डली पता चलती है, यानी उनका प्रभाव अपने आप होता है, बिना फोर्स या अग्रेशन के। लाओत्से काफ़ी पैसिव और सटल लीडरशिप की बात करते हैं, जो बवे के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। वह कहते हैं कि जो बेस्ट लीडर होते हैं वह अपने फॉलोअर्स को फ्रीडम देते हैं ताकि वह अपने तरीके से ग्रो कर सकें। लाओत्से के अकॉर्डिंग गवर्नेंस का काम ज़्यादा फोर्सफुल या कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। जो नेता अपने ईगो को साइड रख के लोगों को नेचुरली ग्रो करने दे, वही सबसे इफ़ेक्टिव गवर्नेंस कर सकता है। ताओ ते चिंग में लाओत्से एक बात यह कहते हैं कि द बेस्ट लीडर्स आर दोज हुज प्रेजेंस इज वेरली नोन। यानी एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपना काम इस तरीके से करता है कि लोगों को लगता है कि उन्होंने खुद अपने फैसले लिए। लाओत्से का ये लीडरशिप प्रिंसिपल आज के समय में भी उतना ही रिलीवेंट है। उन्होंने कहा था कि लीड बाय नॉट लीडिंग, जो हमें यह सिखाता है कि एक लीडर का काम सबको कंट्रोल करना नहीं, बल्कि लोगों को अपना रास्ता खुद ढूंढने का मौका देना होता है। उन्होंने पैसिव लीडरशिप की बात की, जिसमें लीडर ग्राउंड में रहकर अपनी टीम या फॉलोअर्स को नेचुरली ग्रो करने देता है। लाओत्से की टीचिंग्स में फिलॉसफिसिटी और नॉन अटैचमेंट का बहुत बड़ा रोल है। वह हमें सिखाते हैं कि ज़्यादातर समस्याएं तब पैदा होती हैं जब हम चीज़ों से अननेसेसरी अटैचमेंट कर लेते हैं। हम अपनी आइडेंटिटी, अपने इमोशंस और मटेरियल चीज़ों से इतने जुड़ाव बना लेते हैं कि जब वह चीज़ें हमारे एक्सपेक्टेंस के हिसाब से नहीं होती हैं तो हम फ्रस्ट्रेटेड और अनहैप्पी फील करते हैं। आज के फास्ट पेस्ड और कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी में लाओत्से का सिंप्लिसिटी का मैसेज और भी रिलेवेंट हो जाता है, और हमारी ज़िंदगी मटेरियलिज्म और कंजम्पशन, टेक्नोलॉजी और चीज़ों को खरीदने का प्रेशर होता है। हमारी खुशी का सोर्स ज़्यादातर मटेरियल चीज़ें बन गई हैं।
जो एक तरह से हमारे अंदर अटैचमेंट को बढ़ाती हैं। लद सो हमें लाओत्सो हमें यह सिखाते हैं कि ज़िंदगी का असली सुख सिंपलिसिटी में है। कम से ज़्यादा ढूंढना। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपनी नीड्स या डिज़ायर्स को पूरा नहीं करना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी चीज़ों से जुड़ाव बनाकर अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड करना गलत है। सिंपलिसिटी का अर्थ है लेस डिस्ट्रक्शन, लेस कंसर्नफुल लिविंग। लाओ त्से और कन्फ्यूशियस दोनों एंट चाइनीज फिलोसफर्स हैं, लेकिन इनके विचार एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। कन्फ्यूशनिज्म एक स्ट्रक्चर्ड फिलॉसफी है जो ज़्यादा फोकस करती है सोसाइटल रूल्स, एथिक्स और ट्रेडिशंस पर। कॉन्फ्यू कहते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी सोसाइटी और फैमिली के दायित्व को पूरा करना चाहिए और एक डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहिए। कन्फ्यूशनिज्म का मेन पॉइंट है कि सोसाइटी के अंदर हार्मोनी तभी बनेगी जब हर व्यक्ति अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन करेगा और एक सेट रूल्स फॉलो करेगा। इसमें रिचुअल्स और मोरल कोड्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। इनके अपोजिट लाओत्सो का फोकस है इनर हार्मोनी और नेचुरल फ्लो पर। ताओ ते चिंग में लाओत्सो कहते हैं कि लाइफ और यूनिवर्स का एक नेचुरल ऑर्डर होता है और इंसान को इस नेचुरल फ्लो के साथ चलना चाहिए। लाओत्सो कहते हैं कि हमारे एक्शन नेचुरल और स्पष्ट नियम होने चाहिए। रूल्स और रेगुलेशन के दायरे में बंधने की ज़रूरत नहीं है। उनका विचार है कि ज़्यादातर सोसाइटल प्रॉब्लम तब पैदा होती हैं जब हम नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा स्ट्रक्चर और रूल बनाते हैं। लाओत्सो की टीचिंग के अनुसार जीवन का सुख सिंपलिसिटी और नेचुरल बैलेंस में छुपा है, जबकि कन्फ्यूशियस कहते हैं कि सुख सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर और ऑर्डर से मिलता है। यह कंट्रास्ट लाओत्सो और कन्फ्यूशियस के लीडरशिप के विचार में भी दिखाई देता है। कॉन्फ्यू कहते हैं कि एक लीडर को स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन होना चाहिए, जबकि लाओत्सो का मानना है कि सबसे अच्छे लीडर वह होते हैं जो कम से कम इंटरफेयर करते हैं और अपने प्रजा को नेचुरली डेवलप होने देते हैं। लाओत्सो का फेमस कोट, द बेस्ट लीडर्स आर दोज हुज प्रेजेंस इज वेरीली नोन, इस फिलॉसफी को परफेक्टली कैप्चर करता है। इस तरह कन्फ्यूशनिज्म और ताओइज्म एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। एक तरफ ऑर्डर और कंट्रोल है और दूसरी तरफ फ्रीडम और नेचुरल फ्लो का। ताओइज्म का इन्फ्लुएंस सिर्फ चाइनीज थॉट तक सीमित नहीं रहा, इसने बुद्धिज्म, स्पेशली चिन बुद्धिज्म के विकास में भी एक मेजर रोल प्ले किया है। जब बुद्धिज्म चीन में आया तो उसने ताओइज्म के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया और इस तरह चेन बुद्धिज्म का जन्म हुआ, जो आगे चलकर जापान में जिन बुद्धिज्म के रूप में विकसित हुआ। ताओइज्म के वे कॉन्सेप्ट यानी एफर्टलेस एक्शन का डीप इम्पैक्ट जैन बुद्धिज्म पर दिखाई देता है। जैन बुद्धिज्म में जो फोकस है माइंडफुल और डायरेक्ट एक्सपीरियंस
ऑफ रियलिटी पर वह लाओत्सो के ताओ और तत्व से काफ़ी मिलता है, जिनके अंदर रिचुअल्स और डोगमास का इम्पोर्टेंस कम होता है और रियल फोकस है अपने इंटरनल अवेयरनेस और प्रोजेक्ट मूवमेंट में जीने पर। यह एक तरह से लाओत्सो के नेचुरल फ्लो के कॉन्सेप्ट के करीब है। बुद्धिज्म के नॉन अटैचमेंट के कॉन्सेप्ट में भी ताओइज्म के इन्फ्लुएंस को हम देख सकते हैं। लाओत्से की फिलॉसफी हमें मटेरियल वर्ल्ड और डिजायर से डी अटैच होने की सलाह देती है, जो बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो बुद्धिज्म में निर्वाह और नॉन अटैचमेंट के थ्रू समझाया गया है। जैन बुद्धिज्म का जो एमनेसिया यानी जुड़ाव नहीं रखना चाहिए, वह डायरेक्टली ताओइज्म विचार से इंस्पायर्ड है। ताओइज्म और बुद्धिज्म के बीच यह क्रॉस फिलॉसफिकल फर्टिलाइजेशन न सिर्फ चीन तक सीमित रही, बल्कि जापान और आगे चलकर पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट दिखाई दिया। यह दोनों सिस्टम्स इनर पीस, माइंडफुल और सिंपलिसिटी को प्रमोट करते हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए एक पावरफुल मैसेज है। लाओत्से एक इम्पैक्ट 19 और 20 सेंचुरी के वेस्टर्न फिलोसफर्स पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। जब वेस्ट में ईस्टर्न फिलॉसफी पॉपुलर होने लगी तो लाओत्से के विचार इंजेक्शनल मिनिमलिज्म और स्पिरिचुअल मूवमेंट्स को डीप इम्पैक्ट करने लगे। वेस्टर्न थिंकर्स जैसे कि फ्रेडरिक नीत्शे के लाओत्से के आइडियाज़ को काफ़ी डीप एक्सप्लोर किया। नीत्शे का फेमस कॉन्सेप्ट वेल टू पावर, जो लाइफ के नेचुरल फ्लो और इंडिविजुअलिज्म पर बेस्ड है, वह लाओत्सो के ताओ और वे के कॉन्सेप्ट के साथ रेसोनेट करता है। लाओत्से के आइडियाज़ को मॉडर्न मिनिमलिज्म में भी अडॉप्ट किया गया। मिनिमलिज्म का जो कोर मैसेज है, यानी सिंपलिसिटी, नॉन अटैचमेंट और मटेरियल पोजीशन से फ्रीडम, वह डायरेक्टली लाओत्से के टीचिंग से इंस्पायर्ड है। वेस्टर्न वर्ल्ड में यह आइडिया पॉपुलर होने लगा कि सुख और सेटिस्फैक्टरीसिटी में है। स्पिरिचुअल मूवमेंट जिसमें माइंडफुल और मेडिटेशन का फोकस होता है, वो भी लार्जली ताओइज्म कॉन्सेप्ट से इम्पैक्ट हुआ है। लाओत्से के टीचिंग्स की जो टाइमलेस क्वालिटी है, उसने 20वीं सेंचुरी के न्यू एज मूवमेंट्स, एग्जिस्टेंशलिस्ट थॉट और इवन एनवायरमेंटलिज्म को डीप इन्फ्लुएंस किया। लाओत्से के नेचर के साथ बैलेंस बनाए रखने के कॉन्सेप्ट आज के इकोलॉजिकल और सस्टेनेबिलिटी मूवमेंट के लिए भी एक फाउंडेशन प्रिंसिपल बन गया है। लाओत्से की फिलॉसफी को कई लोगों ने पैसिव और इम्प्रैक्टिकल माना है, स्पेशली जब बात रियल वर्ल्ड सिचुएशन की आती है। क्रिटिक्स का कहना है कि लाओत्सो का वा वे कॉन्सेप्ट, यानी जो एफर्टलेस एक्शन या एक्शन विदाउट फोर्स पर फोकस करता है, वह हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो सकता। कुछ लोगों का मानना है कि लाओत्सो का अप्रोच ज़्यादा पैसिव है और जब हम रियल वर्ल्ड में क्लेश, चैलेंज, कॉन्फ्लिक्ट और
इनजस्टिस से डील करते हैं तो हमें प्रोएक्टिव और फोर्सफुल होने की ज़रूरत पड़ती है। एक क्रिटिसिज्म यह भी है कि लाओत्सो का गवर्नेंस का विचार इसमें लीडर को कम से कम इंटरवेनर चाहिए। प्रैक्टिकली नहीं लगता कि क्रिटिक्स कहते हैं कि सोसाइटी में रोल्स स्ट्रक्चर और एक्टिव गवर्नेंस ज़रूरी होती है, वरना केस या अनार्की का खतरा होता है। लाओत्सो के लीड बाय नॉट लीडिंग अप्रोच को कई लोग ज़्यादा आइडियलिस्टिक समझते हैं और यह कहते हैं कि आज के कॉन्फ्लिक्शन इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे कॉम्प्लेक्शंस भी किया जाता है। सबसे ज़्यादा कॉमनली मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट बवे का है। बहुत लोग इस कॉन्सेप्ट को इनर्स या बिल्कुल कुछ न करने के सेंस में लेते हैं, जो कि लाओत्सो को ओरिजिनली टीचिंग का डिस्टॉर्शन है। बवे का मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल पैसिव हो जाएं या लाइफ में कुछ एक्शन ही ना लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम नेचुरली और बिना अननेसेसरी रेजिस्टेंस के एक्शन लें। यह एक तरह का अलाइनमेंट है नेचुरल फ्लो के साथ, जिसमें हम फोर्सफुल डिसीजंस नहीं लेते, लेकिन जब ज़रूरत हो तब सही एक्शन करते हैं। लाओत्सो की टीचिंग का दूसरा कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन यह है कि उनका मैसेज सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में लागू होता है। सच तो यह है कि लाओत्सो की फिलॉसफी एक एप्लीकेशन ज़िंदगी के हर पहलू में लाया जा सकता है, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, करियर डिसीजन हो, गवर्नेंस हो या इवन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। उनका विचार एक ओवरऑल बैलेंस और नेचुरल हार्मनी को अचीव करने के लिए था, जो हर डोमेन में काम करता है अगर उसे सही तरह से समझा जाए तो। लाओत्से के विचार टाइमलेस और यूनिवर्सल हैं और उन्होंने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया। उनके ताओ कॉन्सेप्ट में हमें यह समझाया कि यूनिवर्स एक नेचुरल ऑर्डर के साथ चलता है और हम सभी को अपने जीवन में इस फ्लो के साथ चलना चाहिए। उनके बवे प्रिंसिपल ने हमें एफर्टलेस एक्शन का इम्पोर्टेंस बताया कि हम अपने एक्शन में अननेसेसरी फोर्स या रेजिस्टेंस से बच के नेचुरल तरीके से जीवन में डिसीजंस लें। लाओत्सो ने सिंपलिसिटी और नॉन अटैचमेंट का मैसेज दिया, जो आज के फास्ट फेस्ड और मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में और भी रिलेवेंट हो गया है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारे डिजायर्स और मटेरियल पोजीशंस में सुख नहीं होता, बल्कि एक सिंपल नेचुरल जीवन में से ही सच्चा सुख है। यन का कॉन्सेप्ट लाओत्से के बैलेंस और हार्मोनी के मैसेज को और गहरा बनाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन के कॉन्ट्रडिक्शंस में ही सच्चा बैलेंस छुपा होता है। कभी भी सिर्फ एक साइड को चीज करना नेचुरल नहीं होता, हमें एक बैलेंस बनाए रखना ही जीवन की सही राह है। लाओत्सो का लीडरशिप का विचार भी रिवॉल्यूशन था। उन्होंने हमें बताया कि सबसे अच्छे लीडर भाव होते हैं जो फोर्सफुल नहीं बल्कि अपनी प्रजा को अपने नेचुरल फोर्स पर चलने देते हैं। उनका मैसेज सिर्फ लीडरशिप के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए अपने पर्सनल जीवन में भी रेलिवेंस रखता है। आज के समय में जब हम अपने आसपास के स्ट्रेस और बैलेंस देखते हैं, लाओत्सो के टीचिंग्स हमें एक सिंपल और पीसफुल जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। उनके विचार हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का असली खुशी और संतुलन हमारे अंदर ही छुपा है, और अगर हम ताओ को समझकर उसके साथ चलें तो हम अपने जीवन
यात्रा को आसान और सुखमय बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम सिर्फ फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम अभिषेक और आप सुन रहे थे एनलाइटमेंट। धन्यवाद।